आज की जो कहानी है एक ऐसे पंडित की है जिसने अपने ही शिष्य को पहले अपने वश में किया, प्यार मोहब्बत के षड्यंत्र रचे और उस शिष्य का घर तुड़वा दिया, उसे उसके पति से अलग करवाया और फिर उसे अपने घर ले गया। कुछ दिन उससे दिल बहलाकर घर पे रखने के बाद जब अब आनाकानी दोनों के बीच में होने लग गई, कुछ बात को लेकर वाद विवाद जब शुरू हुए, तब उसने अपने ही शिष्य को मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं, लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक ड्रम में सीमेंट में पैक कर दिया। जो सौरभ केस है ये एक पहला केस नहीं है जो कि सौरभ को ड्रम में उसकी पत्नी ने ही पैक किया हो। इसके पहले ऐसी वारदात, ऐसी घटना राजस्थान में इस पंडित ने कर चुकी थी। और ये कहानी की शुरुआत में करूँ उससे बताऊं कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद 4 साल तक लोगों को शक भी नहीं हुआ कि एक पंडित के घर में एक ड्रम के अंदर उसी के शिष्य बंद हैं, वो भी कई सारे पीसेस में। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर से। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी। 20 जनवरी के दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। यहाँ राजस्थान में उदयपुर नाम का एक जगह है। उदयपुर में एक प्रतापनगर थाना क्षेत्र लगता है जहाँ पे मोहनलाल कजारिया यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के बाहर एक आदमी एक पंडित को देखता है कि वो गन लिए हुए, पिस्टल लिए हुए घूम रहा है और इसे देखने के बाद उसे थोड़ा शक होता है कि इस पंडित के हाव भाव थोड़े सही नहीं हैं। इसके बाद ये अनजाना शख्स इस उदयपुर के थाने पे कॉल लगाता है। कॉल लगाकर कहता है कि सर, मेरे सामने एक पंडित है, पंडित के भेष में वो धारण किए हुए है और उसके पिस्टल उसके पॉकेट में है और वो लेकर बड़ी ही बेधड़क यूनिवर्सिटी के बाहर घूमता ही चला जा रहा है। ये सुनते ही उदयपुर थाने के जो पुलिस होते हैं वो सचेत हो जाते हैं। थाने से कुछ पुलिस डिसाइड करते हैं कि जाकर जहाँ से कॉल आया है वहाँ पे थोड़ा देखा जाए। जो गन है वो लेकर एक आदमी, वो भी जो पंडित है, वो क्यों घूम रहा है और ये शक की बात है। अब कुछ पुलिस कांस्टेबल थाने से निकलते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं जिसका नाम था स्वर्ण जयंती द्वार। वहाँ जाने के बाद एक पंडित सच में पिस्टल लिए हुए घूम रहा था। उसकी जब छानबीन की जाती है, चेकिंग की जाती है, तो उससे पूछताछ के लिए शक के आधार पे थाने लाया जाता है। जब उसे थाने पकड़ के लाया जाता है तब उसे पूछा जाता है कि ये पिस्टल या फिर ये गन जो है तुम्हारे पास क्या कर रही है, तुम इसे कब से रखे हुए हो और इसका लाइसेंस कहाँ है। तब पंडित जी बताते हैं कि मेरा एक शिष्य है जो कि 5 साल पहले मुझे ये गन देकर गया था। इसका कोई भी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही रखता हूं और यही उद्देश्य था कि मुझे किसी को कोई भी खतरा नहीं पहुंचाना था। ये पिस्टल मेरे पास ही रहती है, लेकिन आपको इसके बारे में किसने बताया। तब जाकर पुलिस कांस्टेबल कहते हैं कि दरअसल हमें कुछ और भी पता है तुम्हारे बारे में। अब ये तो तुमने बता दिया कि ये पिस्टल तुम्हें किसने दिया है, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी जो तुम्हारे साथ रहती थी, पिछले 4 साल से वो लापता कैसे है, कहाँ चली गई और वो इस वक्त कहाँ है। इसके बाद पंडित जी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि अब कैसे पुलिस को सच्चाई बयां की जाए और यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है। 29 जुलाई 2019, जगह दाहली घाट उदयपुर और शिवपुरी के पास एक मंदिर सा बना हुआ था और इस मंदिर का नाम था झारुल धाम मंदिर, जहां पे एक पुजारी नियमित रूप से इस मंदिर की सेवा में लगे थे। एक दिन एक 25 साल की महिला 2 छोटे बच्चों के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए जाती है।
वो महिला बड़ी ही बेसुध थी, परेशान थी, घबराई हुई थी। जो 2 छोटे बच्चे भी उसके साथ थे। जब वो महिला मंदिर में जाती है तो उसके बाद थोड़ी देर मंदिर के एक कोने में वो बैठ जाती है। दर्शन करने के बाद वो काफी देर तक उसी मंदिर के कोने में बैठी रहती। अब जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जिनका नाम होता है राहुल राज चतुर्वेदी, अब इन राहुल राज चतुर्वेदी को थोड़ा अटपटा लगता है कि सारे दर्शन करने वाले जो आए थे लोग वो तो चले गए हैं, लेकिन ये महिला क्यों बैठी है, इसके साथ 2 बच्चे क्यों हैं। अब राहुल राज पंडित इस महिला के पास जाते हैं। जाने के बाद उसे ढाढ़स बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ से आई हो, इतने देर तक तुम यहाँ बैठी हो और क्या बात है, जरा कुछ बताओ अपने बारे में। महिला काफ़ी पहले परेशान सी दिखती है, उसके बाद पंडित जी को बताती है, यानी राहुल राज को बताती है कि मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ, पति से थोड़ी अनबन चलती रहती है, इस वजह से आज भी कुछ लड़ाई हुई है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ इस मंदिर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, मेरे बच्चे ने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, मैं भटकती रही हूँ पूरे दिन और अब हिम्मत नहीं बची है कि कहीं जाऊं, भूख और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है। ये बात सुनकर राहुल राज चतुर्वेदी अब थोड़ा मंदिर के अंदर जाते हैं और एक कमरे से कुछ फल और कुछ खाने की चीज़ लेकर के आते हैं और लाकर सीधे दोनों बच्चों के हाथ में और उस महिला के हाथ में रख देते हैं। अब दोनों ही बड़े घंटों से बहुत ज़्यादा भूखे थे। फटाफट उन दोनों ने, तीनों ने जल्दी जल्दी जो भी उन्हें प्रसाद मिला था खाना शुरू कर दिया और देख के ही ऐसा समझ आ रहा था कि ये दोनों बहुत देर से बच्चे भूखे हैं और इसकी माँ भी भूखी है। इसके बाद कुछ खाने के बाद जब वो महिला थोड़ी शांत होती है तो अब राहुल पंडित पूछते हैं कि तुम अब कहाँ जाओगी, अपने पति के पास वापस लौट जाओ। इस पे महिला कहती है कि नहीं, मेरा लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं इसी मंदिर में रुकना चाहती हूँ, यहीं हम एक कोने में सो जाएंगे। लेकिन पंडित को मंदिर को बंद करना था और घर जाना था, तो पंडित ने कहा कि एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, यहीं से 60 किलोमीटर की दूरी पे राजस्थान में ही मेरा घर लगता है और ये जो घर है यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मैं ही रहता हूँ सिर्फ, तो तुम एक रात के लिए वहाँ रुक सकती हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। जब इस महिला को पूरा पंडित ने विश्वास दिला दिया था अपनी बातों से, उसके बाद महिला चलने के लिए तैयार हो जाती है और महिला सीधे 60 किलोमीटर दूर जो पंडित का घर था वहां पहुंच जाती है। उस दिन महिला सोती है अपने दोनों बच्चों के साथ और इस महिला का नाम था भानुप्रिया। भानुप्रिया सुबह उठती है, अपने दोनों बच्चों को लेती है, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। फिर वो वहां से तो चली जाती है, लेकिन अब पंडित के प्रति उस महिला के मन में इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि वो जब भी परेशान होती थी मंदिर इस पंडित से मिलने चला जाया करती थी और जा करके अपने दुख जो है इस पंडित को बताती थी। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और महिला शादीशुदा थी, इसलिए वो सोचती है कि अब मैं अपने पति को डिवोर्स दे देती हूँ। जब वो डिवोर्स फाइल करती है तब उसके घर वालों ने भी उसको समझाया था कि ये 2 बच्चे कहाँ रहेंगे। तब भानुप्रिया ने बताया कि मेरा जो पति है वो दोनों बच्चे को रखने के लिए तैयार है और मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। भानुप्रिया की बड़ी बहन ने इस पर बहुत ऑब्जेक्शन भी उठाए, लेकिन वो एक मानती नहीं है। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और डिवोर्स वो जैसे ही अदालत में फाइल करती है, डिवोर्स उसे मिल भी जाता है। उसके बाद भानुप्रिया सीधे जाती है राहुल राज से मिलने और उसके घर रहने फिर चली जाती है। अब दोनों साथ में पति पत्नी जैसे रहना शुरू कर देते हैं। दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन प्यार कुछ ऐसा परवान चढ़ रहा था कि दोनों के बीच में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी को भी नज़र लग जाती है, ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है और सुख दुख बिल्कुल बराबर के तराजुओं में तौल कर इस
ईश्वर हमें देते हैं, वैसे ही भानुप्रिया के साथ भी होता है। कुछ दिन दोनों बड़ी खुशी से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन का समय आ जाता है और वो दिन था 11 मई 2020 का, जब दोनों के बीच में एक बात को लेकर इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि जो पंडित था वो भानुप्रिया का गला दबाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो उसी कमरे में भानुप्रिया के पास ही बैठा बैठा रात तक ये सोचता रहता है कि अब इस भानुप्रिया के शरीर का करे तो करे क्या, इसे ठिकाने लगाए कैसे। अब ये जो पंडित था ये किराए के मकान में रहता था। इसने एक नीला ड्रम लिया जो कि इसके घर में ही रखा था पानी के स्टोरेज के लिए। इस ड्रम को उसने खाली किया, भानुप्रिया के शरीर को उसने इस ड्रम में रखा और सीमेंट से इसको अच्छे से पैक कर दिया। इसके बाद वो घर का ताला लगाता है और अपना जो नियम था जो मंदिर जाने का, वही वो रूटीन फॉलो करता है। इस रूटीन को फॉलो करते करते उसको 4 साल हो जाते हैं। 4 साल बाद जब ये प्लास्टिक की टंकी होती है, प्लास्टिक का जो डब्बा होता है वो थोड़ा क्रैक होता है, तब उसमें से कुछ पानी का रिसाव शुरू होता है और वो बहुत बदबूदार होता है। जब ये बदबू घर से बाहर फैलती है तब सबसे पहले मकान मालिक को इस बदबू का एहसास होता है। वो एक दिन सीधे राहुल राज के पास आता है और कहता है कि महाराज, आप घर पे नहीं होते हो और आपके घर से एक अजीब सी बदबू आती है जो कि बढ़ती जा रही है। और किस तरह की बदबू है, वो घर के पूरे कमरों के चक्कर लगाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब जो मकान मालिक था वो लिहाजा राहुल से लगातार पूछ रहा था कि आप अपने पंडिताई में लगे रहते हो, घर पे इतनी बदबू आती है, ये बदबू आ कहाँ से रही है, इसे खत्म करना होगा। अब लिहाजा राहुल राज समझ चुका था कि अब सारा मामला उसके मकान मालिक को बताना ही होगा। उसने अपने मकान मालिक को बताया कि 4 साल पहले एक महिला मेरे साथ रहती थी, उसका मैंने कत्ल किया है, इसी घर में किया है, इसलिए कत्ल का इल्ज़ाम अब तुम पे भी लगेगा। मकान मालिक को डराने के बाद फिर उसे ये विश्वास दिलाता है कि अगर हम दोनों मिलकर इसके शरीर को भानुप्रिया के गायब कर दें या ठिकाने लगा दें तो हम दोनों पुलिस के चक्कर से बच जाएंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी। अब लिहाजा मकान मालिक भी इस पंडित के चुंगल में फंस जाता है। वो कहता है कि चलो अब इस ड्रम को ठिकाने लगाया जाए। पहले इस ड्रम को लेकर थोड़े घर से दूर ले जाया जाता है, वहां जाकर पहले ड्रम को जलाने की कोशिश करते हैं, फिर फावड़ा लेकर के इसमें जो सीमेंट जमा था उसे बार बार तोड़कर पूरा चूड़ा चूड़ा कर देते हैं। इसके बाद जब ड्रम से बिल्कुल सड़ी गली हालत में कुछ बॉडी के पार्ट्स निकलते हैं तो उसे इकट्ठा करते हैं और घर से थोड़ी ही दूरी पे बानस नदी थी जहां जाकर इस डेड बॉडी के पार्टिकल्स को डंप कर दिया जाता है। जून 2022 में इन्होंने ये सारे ही काम कर डाले थे, बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर आपके कर्मों को देखता है, इस लिहाज से उसी का परिचय एक आदमी, एक इंसान, एक ऐसा अनजाना व्यक्ति जिसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी ने गायब की है, उसका शक तब बढ़ गया जब उसने पंडित के पॉकेट में पिस्टल देखा और उसने फिर पुलिस को फ़ोन लगाया और सारी बात की जानकारी दी। अब इस पंडित के जब सारे ही कारनामे पुलिस के सामने आते हैं, इसे तुरंत ही गिरफ्तार किया जाता है, मामले की जांच की जाती है और सारे ही साक्ष्य जुटाए जाते हैं और ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है और पंडित जी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। तो ये सौरभ हत्याकांड कोई पहली हत्याकांड नहीं है जो इस तरह से भयानक अंजाम तक पहुंची है। इसके पहले भी ऐसे कई घटनाओं को अंजाम दे दिया गया है और ये घटनाएं रुकती भी नहीं हैं। ये घटनाएं ऐसी नहीं है कि यह आखिरी घटना है, ऐसे कई सारे घटनाएं होती ही रहती है और लोगों की मानसिकता जो हमारे समाज में है, कुछ लोगों की वो किस तरह से भयानक परिस्थिति में है वो भी सोचने पे मजबूर करती है। जो कहानी मैंने आप सभी को सुनाया है उसे सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बस यही सोच कर कहानियाँ सुनाती हूँ कि आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, सुरक्षित
सुरक्षित रहें। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।